गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है स्पर्श। तो स्पर्श क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इनिशिएटिव। तो ये हमारे जो डिफेंस पर्सोनल हैं उनकी जो है पेंशन से रिलेटेड एक सिस्टम है। उसके लिए डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने सीएससी तो आपको पता है ना, तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स होते हैं जो, उनके साथ जो है एक एमओयू साइन किया है, ताकि जिनको पेंशन दी जाती है डिफेंस पर्सोनल को, उनको सीएससीज में जो है उनकी पेंशन से रिलेटेड जो है जितनी भी क्वेरीज या जितनी भी उनको सर्विसेज जो दी जाती हैं वो वहाँ पर उन्हें मिल सके। अब जो कुछ ऐसे आपको पता है कि सीएससी जो है हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में 4 लाख हैं, तो वो हर जगह फैले हुए हैं। तो अब ऐसे कुछ पेंशनर्स भी हैं जो बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं कंट्री के, तो उनको पेंशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एमओयू साइन किया और सीएससीज में ही जो है उनको ये जो स्पर्श सिस्टम है उसके थ्रू जो है वो पेंशन से रिलेटेड जो उनको कोई रिक्वेस्ट डालनी है, कोई ग्रीवेंस है उनकी, अगर कोई डिजिटल एनुअल्स आइडेंटिफिकेशन करनी है अपनी, डेटा वेरिफिकेशन करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी सीएससी में वो कर पाएंगे। तो स्पर्श इनिशिएटिव क्या है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको निकाला है और प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशंस प्रयागराज में जो है वहाँ पर ये इसे एडमिनिस्टर किया जाता है, और तीनों सर्विसेज और उनकी अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए के पर्सोनल के लिए ये पेंशंस जो है वो उपलब्ध कराता है। अब ये एक रोल आउट प्लान है, मतलब जो आपके सिर्फ अभी जो न्यू लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए ये जो है स्पर्श अभी तक एक्टिवेट हुआ है। आने वाले टाइम में जो पुराने जो पेंशनर्स हैं उनको भी इसमें जो है वो इंक्लूड कर दिया जाएगा जब ये सक्सेसफुल रहेगा तो। ठीक है, सो ये स्पर्श सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने जो है एक एमओयू साइन किया है, ताकि वो सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को वो है को जो है वो कोलैबोरेट कर सकें। अब ये प्रोग्राम बनाया गया है ताकि हमारी जो सिटीज़ हैं उनके जो है डीकार्बनाइजेशन की जा सके। जो एनर्जी सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इन एरियाज़ में से जो है कार्बन को कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए ये सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और इसके लिए ही जो है ये एमओयू साइन किया गया है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, जो कि और ख़ासकर वो अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो वो क्लाइमेट इनसिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो इंडिया ऑफ कोर्स एक क्लाइमेट इनसिक्योर कंट्री है, तो उसके लिए हमें ऐसे ही जो है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी है। तो हम एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोग्राम को हमने निकाला है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सिटी स्प्रिंट प्रोसेस है और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये दोनों प्रोग्राम है। इसकी बेनिफिट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस एमओयू के थ्रू जो है वो एनआईयूए को देगा। और ये सिटी स्प्रिंट प्रोसेस क्या है? सिटी स्प्रिंट प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं बिजनेस लीडर्स, गवर्नमेंट लीडर्स, सिविल सोसाइटी लीडर्स के बीच में, ताकि उनको बताया जा सके कि कैसे वो अपनी सिटीज़ की डीकार्बनाइजेशन कर सकते हैं, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी कैसे लेके आ सकते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें उनको बताई जाती हैं। फिर टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे समझ लो एबीसी सिटी ने जो है वो क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे की, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया। तो उसी टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है वो सिटीज़ सीख सकती हैं। ये भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो NIUA को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट ही यही है कि हम नेट ज़ीरो की तरफ मूव करना चाहते हैं। सिटीज़ हमारी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं, और हम इन सिटीज़ में से जो है कार्बन को निकालना चाहते हैं, डीकार्बनाइज करना चाहते हैं अपने एनर्जी सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। तो उसके लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब जो है हम अगले 10 से 40 जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस केस स्टडीज़ जो हैं वो टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस में से निकाल कर सिटीज़ को देंगे, और बहुत सारी सिटीज़ जो है हमारे इंडिया में वो इनको अडॉप्ट करेंगी। ठीक है, तो अब नेट ज़ीरो कार्बन सिटीज़ मिशन क्या है? तो ये ऑफ कोर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मिशन है, जिसके अंदर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वो लेके आना चाहते हैं, ताकि अर्बन एरियाज़ में डीकार्बनाइजेशन हो सके और सस्टेनेबल और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। ठीक है, तो NIUA क्या है? NIUA आपका जो 1976 में बनाया गया था, एक अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थिंक टैंक है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ही आता है।
ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है SPMCIL। तो दिल्ली बेस्ड आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है वो प्रोहिबिटेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा। सेक्शन 2 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ये डिक्लेरेशन की गई है ताकि जो अनऑथोराइज लोग हैं वो यहाँ पे ना जाएं। तो ये आपकी गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग एजेंसी है। यहाँ पर आपके जो है नोट, बैंक नोट्स भी यहाँ पे छपते हैं, करेंसी छपती है, सिक्योरिटी पेपर, पोस्टल स्टैंप्स छपती हैं, स्टेशनरी, पासपोर्ट भी आपका यहीं पे छपता है, फिर वीज़ा स्टिकर्स, सिक्योरिटी इंक्स, बहुत सी चीज़ें, इवन कॉइन्स भी यहीं पर बनाए जाते हैं, मिंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग और मिंटिंग दोनों एजेंसी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। 2006 में इसको बनाया गया था और इसका दिल्ली में ही ऑफिस है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है HIV। तो अभी एक US के पेशेंट है, आपने सुना होगा, जो थर्ड पेशेंट बना है वर्ल्ड में, जिसको ऑफ कोर्स वो एक लेडी है और फर्स्ट वुमेन है वो। तो वो सबसे पहली ऐसे लेडी बनी है, थर्ड पर्सन इन द वर्ल्ड बनी है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से जो है वो HIV की ट्रीटमेंट मिली है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं HIV क्या होता है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या ब्लड क्या होता है, जो मदर को जो है बेबी के साथ कनेक्ट करती है एक कॉर्ड, उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो जो उसकी जो कॉर्ड के अंदर ब्लड होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेम सेल होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सी बीमारियाँ ठीक करने के काम आता है। तो पहले तो हम देखते हैं HIV क्या है। तो एक ऐसी इन्फेक्शन है जो आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करती है। बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं CD4, उनको जो है ये अटैक करती है और उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है। जब ये HIV जो है CD4 सेल्स को अटैक करता है तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करता है और ये सेल्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो अब HIV डायरेक्टली तो किसी को नहीं मार रहा, लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़ीरो कर देगा, मतलब ज़ीरो पे ले जाएगा कि आपको एक छोटी से छोटी कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गई तो उससे आपके वीक इम्यून सिस्टम की वजह से जो है आपकी जो है डेथ हो सकती है, ठीक है। अब ये HIV कैसे ट्रांसफ़र होता है? बॉडीली फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और जनरली HIV जब आप किसी की भी बॉडी में आता है तो उसकी ट्रांसमिशन स्टेज से लेके डायग्नोसिस स्टेज जो है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है सिंड्रोम, जो आपकी डिसीज़ का होता है। जो HIV तो वायरस है, एड्स जो है वो डिसीज़ है। तो वायरस के ट्रांसमिशन से लेके एड्स की जो डायग्नोसिस का जो पीरियड है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कह सकते हैं, तो वो 10 से 15 साल का होता है, लेकिन कई बार वो बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो 2013 में ऐसी एक ट्रीटमेंट हुई थी। न्यूयॉर्क के एक पेशेंट थे जिसको हम, बहुत फेमस है न्यूयॉर्क पेशेंट केस। इसमें पहले उनको जब HIV डिटेक्ट हुआ तो उनको एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए गए, लेकिन उससे क्या हुआ कि उनको ना ल्यूकीमिया हो गया, मतलब जो ब्लड कैंसर होता है वो हो गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, जब उनको कैंसर ट्रीटमेंट की गई उनकी, और कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर ही उनको अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड दिया गया, ठीक है। अब वो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो था वो उस पर्सन का दिया गया जिसको नेचुरल रेजिस्टेंस थी HIV के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब ये बाय चांस क्या हुआ कि उनको जब बाद में देखा गया कि उनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो है वो HIV का भी एक तरह से इलाज हो गया। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो है उसमें एक सर्टेन फॉर्म ऑफ म्यूटेशन होती है जो कई बार HIV को रोक देती है। तो अब इसीलिए जो है क्या होता है कि ये जो अगर कोई डोनर मैच कर जाए, जो है जो HIV का पेशेंट है उसके साथ अगर कोई ऐसा डोनर मैच हो जाए जिसका अम्बिलिकल कॉर्ड में जो है ये एक म्यूटेशन है, तो वो उस पर्सन के जो है अगर उसको वो ब्लड दे दिया जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला, तो उस पर्सन की जो है वो जो है HIV उसमें ब्लॉक हो जाता है और वो आगे रेप्लिकेट नहीं हो पाता और वो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। लेकिन बहुत ही रिस्की है ये, ठीक है। अगर किसी को, बहुत ही मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिनको HIV है, अगर उनको ये ट्रांसप्लांट किया जाता है ब्लड तो बहुत रिस्की है, कई लोगों को नहीं सूट करता और उनको जो है वो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है क्वांटम टेक डेमो। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी जो आपको पता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज या मिलिट्री एजेंसीज को आपस में अगर कम्युनिकेट करना हो तो उनके लिए सबसे सिक्योर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इंडिया ने DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिंक जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया है 100 किलोमीटर की रेंज में। तो अब आपको थोड़ा सा ना मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ये क्वांटम टेक जो है ये समझ आ जाएगा कैसे ये सिक्योर होता है। जनरली हमारे जो कम्युनिकेशन होती है उसको कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी उसको जो है वो नॉर्मली उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत, क्वांटम का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे स्केल पर, ठीक है। 1 और 0 के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं,
है ना? 1 और 0 के बीच में, इवन 1 और 0.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर्स हो सकते हैं उसका यूज़ करते हुए अब जो है आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ पहले तो। तो अब आपको जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उनको मैं एग्जांपल दूँगा और उससे उन्हें समझ आ जाएगा कि ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लिंक इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों स्टेज होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशन में, ठीक है? सो अब पहले तो थोड़ा-सा हम डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है कि 100 किलोमीटर के बीच में प्रयागराज और विंध्याचल उत्तर प्रदेश में है, उनके बीच में ये जो है ये लिंक के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट किया गया है और ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हुए जो है ये जो कम्युनिकेशन की गई है। तो अब हमने एक तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बना ली है, इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी है की ट्रांसफ़र करने की, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। समझ लो आप अपने घर पर हो, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक पर्सन मुंबई में रहता है, ठीक है? और मुझे उसे 100 रुपए भेजने हैं। चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं 100 रुपए का, ठीक है? जबकि 100 रुपए इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, बट एग्ज़ाम्पल हम 100 रुपए का लेते हैं और मैंने अगर उसे 100 रुपए भेजने हैं, तो मैं कैसे भेजूँगा कि मेरे वो पैसे जो हैं, वो चोरी ना हों? तो वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन मुझे खाली बॉक्स मुंबई से दिल्ली में सेंड कर देगा, ठीक है? एक खाली डब्बा मुझे उसने मुंबई से दिल्ली में सेंड कर दिया। मैंने उस बॉक्स में जो है वो 100 रुपए रखे और उस बॉक्स के ऊपर जो है वो लॉक लगा दिया, ठीक है? लॉक लगाया और वो जो बॉक्स है मैंने उसको वापस भेज दिया मुंबई में। जब वो पर्सन के पास वहाँ पर बॉक्स गया तो उसके पास तो चाबी है नहीं, चाबी तो मेरे पास है ना? सिर्फ़ चाबी मेरे पास रहेगी और कभी मैं चाबी शेयर नहीं करूँगा उसके साथ, ना वो अपनी चाबी मेरे साथ शेयर करेगा। तो वो मैंने लॉक लगा के उस पर्सन को मुंबई में भेज दिया। मुंबई में जब वो बॉक्स पहुँचा, उस पर्सन ने उस बॉक्स के ऊपर एक और ताला लगा दिया, अपना ताला, और उसकी चाबी अपने पास रखी और वो बॉक्स मुझे वापस भेज दिया। अब जब वो मुझे बॉक्स वापस भेज रहा है तो उसपे 2 ताले लगे हैं, जिसमें से एक मेरा ताला है जो मेरे पास चाबी पड़ी है, एक वो वाला ताला है जिसकी चाबी उसके पास पड़ी है। जब वो बॉक्स मेरे पास आया, अ, तो मैंने अपना ताला खोला और अपनी अपनी चाबी से अपना ताला खोला और उसको वापस भेज दिया उस बॉक्स को, क्योंकि उस बॉक्स पे उसका ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी उसके पास है ना? ना तो मुझे कभी मैंने अपनी कोई चाबी उसके साथ शेयर करी है, ना उसने कभी अपनी चाबी मेरे साथ शेयर की है, ठीक है? जब वो बॉक्स मैंने उसे वापस भेजा, उसने वो बॉक्स रिसीव किया, उसके खुद के ताले की चाबी उसके खुद के पास थी, उसने उस बॉक्स को खोला और वो 100 रुपए उसने निकाल लिए, है ना? अब इसमें ना तो हम दोनों को चाबी शेयर करनी पड़ रही है और ना ही कोई भी स्कोप है कि इसको कोई जो है वो खोल सकता है, ठीक है? क्योंकि हमने आपस जब चोरी का चांस कब होगा, जब मैं चाबी भेजूँगा उसे या वो मुझे अपनी चाबी भेजेगा। तो ये इतना सिक्योर कम्युनिकेशन है कि इसको जो है वो डिक्रिप्ट करना या इसको जो है वो ये क्वांटम अब आप क्वांटम की जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि ये की कैसे की भेजी जाएगी, कैसे सिक्योर की ट्रांसफ़र होगा, अब क्योंकि जो है ये की जो है ये सिर्फ़ हमारे पास एक्सक्लूसिवली नोन टू अस, मतलब सिर्फ़ हमारे, ये चाबी जो है वो सिर्फ़ मेरे ताले की चाबी सिर्फ़ मेरे पास रहेगी, उसके ताले की चाबी सिर्फ़ उसके पास रहेगी, ताकि बीच में एक्सचेंज ना करनी पड़े। जब तक चाबियाँ एक्सचेंज नहीं होंगी तो वो कम्युनिकेशन बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, ठीक है? तो यही जो है प्रयागराज से विंध्याचल के बीच में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में, अब आप समझ लो मैंने आपको एक बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल से समझाया है। तो ऐसा ही एक सिस्टम समझ लो क्वांटम की शेयरिंग का, ये 100 किलोमीटर के बीच में किया गया है, ठीक है? अब 100 किलोमीटर में कर लिया तो चाहे आप अब इसको लंदन से लेके यहाँ तक का कर लो, मुंबई तक का, है ना? डिस्टेंस तो मैटर नहीं करता, ये टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन करना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि शेयरिंग ऑफ कीज़ जो है ओवर एयर या फिर वायर्ड लिंक्स जो है वो एन्क्रिप्शन चाहिए होती है उसके लिए, और एन्क्रिप्शन कीज़ जो है वो प्री शेयर्ड होनी चाहिए, ठीक है? अब जो है क्वांटम बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ में जो है शेयरिंग ऑफ की को कैसे सिक्योरली किया जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि की को सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एआई क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन में ऐसा सिस्टम होता है। तो ये अब आप इसको क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन में अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप समझोगे कि कैसे जो है ये कम्युनिकेशन किया जाता है, जिसके अंदर डिक्रिप्शन का या फिर इसको तोड़ने का जो है वो कोई जो है चांस ही नहीं होता है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स आने वाले टाइम में इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे जो चोर हैं या जो डिक्रिप्ट करने के लिए, बट अभी तक इसका और कोई इसका तोड़ नहीं है, ठीक है? सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज़ टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is SPARSH. So SPARSH is basically the pension system of our defense personnel. So the Defense Accounts Department and the CSC, that is these Common Services Centers, which are run by the Ministry of Electronics and Information Technology, they have signed an MOU with each other so as to onboard the pension services of the System for Pension Administration Raksha initiative, that is the SPARSH initiative. So this is a digital system, but all of course pensioners are not able to access it. So what the government has done is basically made an agreement with CSEs, because they have a network of more than 4 lakh common service centers across the country. So this will basically provide the last mile connectivity to pensioners, especially those who are residing in remote areas of the country. So they will visit the common services centers to get these services. They would be able to update their profiles, they would be able to register the grievances in this system, they would be able to give their digital annual identification so as to keep receiving the pension. So all these services will be available to them at the CSCs. Okay, so this SPARSH is basically an initiative of Ministry of Defense, and it is the comprehensive solution to the administration of pension to the defense pensioners. So it is run by it is administered by the principal controller of defense accounts pensions of Prayagraj, and it caters to all the three services and even the allied organizations. So currently it is of course being rolled out only for the new retirees, and slowly once this system comes as a foolproof system, it will be extended to the existing defense pensioners also. So now let us see the next topic, which is Sustainable Cities India program. So World Economic Forum as well as the National Institute of Urban Affairs has signed a memorandum of understanding to collaborate on this Sustainable Cities India program. So it will be able to create an enabling environment for the cities so that we can decarbonize our cities. From ranging from the energy sector to transport sector, we would be able to decarbonize our cities. So the World Economic Forum is already saying in Global Risk Report 2022 that about all those countries who are densely populated and they are dependent on agriculture, like India, they are most vulnerable to climate insecurity. Okay, so that's why decarbonization is very important. It is vital to keep our global warming below 2 degrees Celsius. So this Sustainable Cities India program will be able to enable cities to decarbonize their energy and transport sector and reduce emissions. So World Economic Forum would be providing two basic services to the government of India through this national NIUA, that is the city sprint process and the toolbox of solutions. So this sprint process is basically a series of meetings conducted between business leaders, government leaders, and civil society leaders, and enable them through discussion as to how they can decarbonize their cities, especially through clean electrification and circular economy. And this toolbox of solutions is a digital platform through which examples or case studies are given in this digital platform for the cities to adopt any of them. So like let's say 20 to 30 cities have made some progress in clean electrification. So if I am a city, let's say Delhi, I would be able to see how we can transform our city using these examples. So all these case studies in this toolbox of solutions would enable these cities to emulate these successful examples into their own cities. So what is this net zero carbon cities program? So this is World Economic Forum's program in which they want to have clean electrification and circular economy so that urban decarbonization and sustainable and resilient infrastructure can be made. Okay, so this NIUA is basically National Institute of Urban Affairs, which was established in 1976. It falls under the aegis of Ministry of Housing and Urban Affairs, and it is a leading national think tank on urban planning and development. Okay, so now let us see the next topic, which is SPMCIL. So Delhi-based headquarters of Security Printing and Minting Corporation of India Limited has been declared as the prohibited place to prevent the entry of unauthorized persons. So this status has been given by the Union Home Ministry under the Section 2 of the Official Secrets Act of 1923. So this SPMCIL is basically Government Printing and Minting Agency. What is minting? You mint coins here. Okay, so government printing
printing of course the currency and banknotes. Apart from that, postal stamps, security papers, stationery, passport, visa stickers, all such uh, uh, papers are also printed here. Okay, so it falls under the jurisdiction of Ministry of Finance, and it was actually incorporated in 2006, and it has its registered office at New Delhi. Okay, so now let us see the next topic, which is HIV. So recently, the first woman, there is this US patient has become the third person in the world and the first woman to be cured of HIV using the umbilical cord blood. So you know that umbilical cord is basically the cord that connects the baby with the mother during pregnancy. So the blood in that cord is contains very good amount of stem cells, which are otherwise useful also for the development of the baby also. So using that particular blood, the doctors have been able to treat an HIV infected patient, and basically they have blocked the transmission, the expansion of HIV in that patient, and that's why they have successfully cured that person. So before going further into the topic, we have to see what is HIV. So it is basically an infection of a virus, human immunodeficiency virus, which attacks our immune system, and it destroys body's immune cells that are called CD4. Okay, so once the HIV attacks these cells, so it starts replicating and destroying the cells. So the person does not die from the virus per se, but because the immune system is degraded beyond repair, and because of this weak immune system, even a small infection to that person makes turns fatal. Okay, so this HIV is transmitted through bodily fluids, you already know that. And the incubation period, that is the time between HIV's transmission and the onset of disease, that is the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. This incubation period is about 10 to 15 years, but it can be less also. Okay, so how this treatment has been given. In 2013, this is a very big case. It was called the New York patient case, in which the person was diagnosed with HIV and she started receiving antiretroviral drugs, but later on she was diagnosed with leukemia. So as part of her cancer treatment, the doctors gave her a transfer or the transplant of umbilical cord blood. Okay, so the doctors found that the person whose umbilical cord blood was transferred to the patient, that she was of course naturally resistant to HIV. So once that blood transferred to that woman who was the New York patient, she did not require any antiretroviral therapy later on, and she was cured of HIV expansion in the body. Okay, so basically what happened is that this umbilical cord contained a mutation which blocked the HIV, and it was of course it stopped expanding in the body, and that's why the person got cured of HIV disease, or the person got cured of HIV infection. Okay, so but of course this method is not a foolproof method. It has been seen that most of the people who are living with HIV, they may rather be put into greater risk if this umbilical cord transplant does not suit them. Okay, so now let us the next topic, which is quantum tech demo. So DRDO and IIT Delhi have demonstrated this quantum key distribution link with each other over a distance of 100 kilometers between Prayagraj and Vindhyachal of Uttar Pradesh. So they communicated using the already existing optical fiber between these two areas. So this is basically an indigenous technology, which this you know that quantum technology is basically secure communication between two or more people. So this key transfer is very important part of this quantum technology. So like I was giving you an example, I will repeat that example in English also, so yeah, so that you would be able to understand it. So generally what happens in a transfer, so let's say I'm just giving an example of a normal transfer. Let's say I have to transfer 100 rupees to you. What I would do is I would put it in a box. I would send that box first in a courier, and then later
on I would send a key separately to you so that you can open it. Okay, but in quantum, so there is a chance that the courier boy would be able to get the box and the key in midway, and the boy would be able to open that box and uh, uh, embezzle the money, the 100 rupee note that I have sent to you. But in quantum technology, the key remains with me, and the key that you have remains with you. So the key is actually not transferred, the key remains with the participants. And because the key is not being transferred, that's why the communication remains, only the boxes are traveling. So the communication remains safe, and it is not prone to hacking. Okay, so now I will give you an example. Let's say, like I was giving an example earlier in Hindi. So let's say I have to send 1000 rupees to a person sitting in Mumbai. Okay, so I am living in Delhi. What I would do is I would send uh, uh, that person, of course, that person from Mumbai would send me a blank box, an empty box. That person has sent me an empty box from Mumbai to Delhi, and I have put 100 rupees into that box, and I have made a lock. I have logged it. I have kept the key with myself, and I have logged that box, and I have sent it to back to Mumbai. So the person has received that box. Okay, so what the person would do is the person would place another lock on that box. Okay, so now there are two locks. The lock that I have put on that box, the I hold the key of that box, of that lock, and the person that in Mumbai who has put the second lock, he is holding the key with himself. Now he has sent me back. Now that this box is coming, and it is having two locks, one is mine and one is the person who is sitting in Mumbai. So what I would do is I would open the lock of mine with my key, because I am having it already in Delhi. So I would open that lock, and I would send it back to Mumbai with the just that lock which the person has sent me with his lock. The box has gone back to Mumbai. So once the box reaches Mumbai, he opens that box using his own key, because he did not transfer that key to me. He opens the box and he takes the money. Okay, so in this case, the person, whoever had put lock, he kept the key. He did not I We did not share the key with each other. So this is the most secure form of communication. Nobody had access to the key in between while this box was transferring. That's why this communication remains very secure. Okay, that's what we have demonstrated recently. This key transfer is a very complex procedure otherwise. In If we go into the details, of course we do not need to go into the details, but it is a very complex procedure, and only a few countries have been able to achieve this technology. Okay, so we have developed this indigenous technology to of secure key transfers. So in general communication, you know that keys are transferred between me and the person sitting in Mumbai, but in quantum transfers, the keys are securely held by ourselves, and they are not transferred to the other person. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care. And please also download the weekly current affairs compilation from the Telegram group. Okay.